क्या होगा जब आपको पता चले कि एक पुलिस स्टेशन के अंदर एक पुलिस वाले का ही मर्डर हो गया है। इतनी हाई सिक्योरिटी के बीच कैसे कोई एक पुलिस वाले को मार सकता है। जानने के लिए आइए देखते हैं हमारी आज की फिल्म, जिसका नाम है इराटा। इराटा मलयालम इंडस्ट्री की एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसका मतलब है जुड़वा। तो बिना टाइम बर्बाद किए आइए शुरू करते हैं आज की फिल्म। और हाँ, ऐसी ही नई और लेटेस्ट धमाकेदार मूवीज़ को एंजॉय करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक पुलिस स्टेशन से, जहां पे किसी फंक्शन की तैयारियां चल रही हैं। पूरे स्टेशन में चहल पहल है और सारे पुलिस वाले तैयारियों में बिजी हैं। और उसी पुलिस स्टेशन के पास दो बच्चे क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देते हैं। खेलते खेलते उनकी बॉल पुलिस स्टेशन के कंपाउंड में जा गिरती है और वो दोनों अपनी बॉल लेने के लिए उस तरफ निकल पड़ते हैं। जहां ऑफिसर सतीश और बाकी पुलिस वाले बाहर की तैयारियों में लगे होते हैं, वहीं एएसआई जॉन, एससीपीओ संदीप और सीपीओ बिनेश पुलिस स्टेशन के अंदर अपने कामकाज देख रहे होते हैं। उनके साथ वहां एक साबू नाम का क्रिमिनल भी होता है, जो ड्रग केस में पकड़ा गया था। इस सारी चहल पहल के बीच अचानक वहां 3 गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है और सारे पुलिस वाले और मीडिया वाले पुलिस स्टेशन की तरफ भागते हैं। और अब दूसरे सीन में उसी पुलिस स्टेशन के एक सीनियर ऑफिसर एसपी प्रमोद को दिखाया जाता है, जो एक हॉस्पिटल में एडमिट हैं। वह अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। प्रमोद टीवी पे एक शो देख रहे हैं, जिसमें उनको उनकी बेटी और उनकी पत्नी दिखाई देती है। बेटी और पत्नी को देखने के बाद थोड़ी बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि प्रमोद की शराब और लड़ने की आदतों की वजह से उसकी पत्नी और बेटी अब उनके साथ नहीं रहती। खैर, इन्हीं सब के बीच में एसपी प्रमोद को पुलिस स्टेशन से एक कॉल आता है और पुलिस स्टेशन में हुई घटना के बारे में उन्हें बताया जाता है। प्रमोद बिना टाइम खराब किए पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़ता है और अंदर जाने पर उन्हें एक लाश दिखाई देती है, जो कि हूबहू उनके जैसी दिखाई देती है। और वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उनके सगे जुड़वा भाई एसआई विनोद की है। अपने भाई को यूं खून में लथपथ अपने सामने देख प्रमोद बहुत दुखी हो जाता है। क्योंकि उस समय पुलिस स्टेशन के अंदर 3 ही लोग मौजूद थे, इसलिए पुलिस बिनेश, संदीप और एएसआई जॉन को सस्पेक्ट के तौर पे ले आती है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और पूछताछ में उनसे ये पता चलता है कि उन तीनों का ही विनोद से कभी न कभी झगड़ा रहा है। और अब एसपी प्रमोद के सामने तीनों बारी बारी से विनोद के साथ हुए झगड़ों को बताने लग जाते हैं। क्योंकि विनोद एक गुस्से वाला और एक सनकी किस्म का पुलिस ऑफिसर था, इसलिए आए दिन उसका किसी न किसी से झगड़ा होता ही रहता था। एएसआई जॉन बताना शुरू करते हैं कि एक दिन मेरा कोई रिलेटिव थाने में पुलिस कंप्लेंट लिखवाने आया था और इन्वेस्टिगेशन के बहाने विनोद मेरे रिश्तेदार के घर में रात को पहुंच गया और उन्हें परेशान भी करने लगा, जबकि वहां पे वो लड़की अकेली थी। जिसके बाद मैंने उससे जब इस बारे में पूछा तो वो मुझे मारने पीटने लग गया और बोला कि मैं फिर से आज वही करूँगा, देखो मुझे आज कौन रोकता है। औरतों को लेके विनोद की इमेज कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए सब लोगों को पता है कि विनोद एक ठरकी किस्म का आदमी है और इसी वजह से दूसरे सस्पेक्ट यानी संदीप का उससे झगड़ा हुआ था। एक बार विनोद उसकी बच्ची को उसकी बिना परमिशन के स्कूल से घर छोड़ देता है, जिसके बाद संदीप उसे बहुत झगड़ा करता है और उसे बताता है कि ऐसी हरकत फिर से कभी ना करे। और फिर सीपीओ बिनीश से सीनियर ऑफिसर पूछते हैं कि तुम्हारा और विनोद का क्या मसला था, तुम दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ था जिसको लेके तुम्हारा झगड़ा हो गया। जिसके बाद बिनेश बताना शुरू करता है कि एक बार एक केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम सारी पुलिस टीम के साथ एक लॉज में रुके हुए थे। विनोद सर भी हमारे साथ ही थे और नशे में बहुत धुत थे। उस दिन वहाँ एक लड़का लड़की आए हुए थे, जिनका होटल के स्टाफ के साथ कुछ झगड़ा चल रहा था। झगड़े के बीच में जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने झगड़ा शांत करवाने की कोशिश की, पर उतने में वहाँ विनोद सर आ गए और मामला गर्म हो गया। उस लड़के और विनोद सर में हाथापाई होने लग गई और विनोद सर ने उसको धक्का दे दिया। ऐसा होता देख उसके साथ वाली लड़की ने उसको बचाने की कोशिश की और एक बॉटल के साथ विनोद सर पे हमला कर दिया, पर वो बॉटल विनोद सर को लगने की बजाय होटल के स्टाफ को लग गई और हम उसको जल्दी जल्दी से हॉस्पिटल ले गए। और जब तक मैं वापस आया तो मैंने देखा कि विनोद सर उस लड़की के कमरे से निकल रहे हैं और लड़की की हालत बहुत ख़राब है। ऐसा लग रहा था जैसे विनोद सर ने उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती रेप किया हो। ये बात सुन के सारे पुलिस ऑफिसरों के कान खड़े हो जाते हैं। विनेश बोलता है कि इस घटना के बाद मैं कभी भी विनोद सर को अच्छी नज़र से नहीं देख पाया और हमारे बीच में काफ़ी बार तू मैं भी हुई। इसके बाद उस समय पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद आखिरी इंसान से पूछताछ होती है, जो कि पुलिस स्टेशन के लॉकअप में बंद हुआ एक क्रिमिनल है। वो बताता है कि मैडम, उस समय तो मैं सो रहा था और गोली की आवाज़ चलने पर ही मैं उठ गया था। अब चारों लोगों से पूछताछ करने के बाद
सविता ऑफिसर सतीश से पूछती है कि आखिर इन दोनों भाइयों का रिलेशन आपस में कैसा था। ये दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे या फिर बस नाम के ही भाई थे। जिसके जवाब में सतीश बोलता है, मैडम प्यार तो छोड़िए, ये दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। आज से कुछ साल पहले प्रमोद ने अपनी वाइफ के मिसिंग होने की कंप्लेन लिखवाई थी, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करने मैं, विनोद और हमारे साथ एक और पुलिस अफसर गए थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पता चला कि प्रमोद की वाइफ उसे छोड़ के हमेशा के लिए मुंबई शिफ्ट हो गई है और अपनी बेटी को भी अपने साथ ही ले गई है। वो प्रमोद की शराब की आदतों से बहुत परेशान थी। प्रमोद उसे मारता पीटता था और शराब पी के उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था, जिसकी वजह से वो उसे छोड़ चुकी थी। फिर विनोद का वहाँ एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जिसमें वो अपनी भांजी के लिए कुछ खिलौने लेके आता है। प्रमोद की पत्नी उन्हें बताती है कि उसने अपनी बेटी को आज तक नहीं बताया कि उसका पति जिंदा भी है या मर गया, क्योंकि वो नहीं चाहती कि ऐसे गंदे बाप से उसकी बेटी का कभी भी सामना हो। इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के बाद जब विनोद वापस पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो प्रमोद उस पर बहुत गुस्सा होता है और डांटता भी है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरी बीवी के पास जाके इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करे। उस घटना के बाद मैंने उनको कभी भी एक दूसरे से ढंग से बात करते हुए नहीं देखा। इसी बीच पुलिस स्टेशन में एक मालिनी नाम की औरत पहुंचती है जो अपने आप को विनोद की पत्नी बताती है। सविता उससे पूछती है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है, जिसके जवाब में मालिनी बोलती है कि शक का पता नहीं, बट विनोद कभी भी अपने भाई प्रमोद को पसंद नहीं करता था और उनसे हमेशा नफरत ही करता। और अब अगले सीन में प्रमोद अपने बचपन के दिनों को याद करता है, जहाँ पे वो, उसकी माँ, विनोद अपने पिता के साथ एक घर में रहते थे। आगे हमें देखने को मिलता है कि उनके पिता बिल्कुल भी अच्छे आदमी नहीं थे और शराब पी के अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट किया करते थे। उनकी इन्हीं हरकतों से दुखी होकर उनकी पत्नी उन्हें छोड़ने का फैसला कर लेती है और अपने बच्चों को भी अपने साथ ले जाने वाली होती है, पर उनके पिता ये बिल्कुल नहीं होने देते और अपने एक बेटे को अपने पास रख लेते हैं और दूसरी को माँ के साथ भेज देती हैं। माँ के साथ जाने वाला बेटा प्रमोद होता है और पिता के साथ विनोद रहता है। विनोद अपने पिता के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता था और वो कई बार उस घर से भागने की कोशिश भी करता है। एक दिन जब उस घर से भाग के वो अपनी माँ के पास पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ और भाई वो गांव छोड़ के कहीं दूर जा चुके हैं, जिसके बाद विनोद के मन में अपने भाई और माँ के लिए बहुत गुस्सा भर जाता है कि आखिर कैसे वो एक दरिंदे बाप के साथ अकेले छोड़ के उन्हें इतनी दूर जा सकते हैं। ये घटना विनोद के दिमाग पे काफ़ी असर डालती है और यही रीज़न है कि वो औरतों को बिल्कुल भी अच्छी नज़र से नहीं देखता और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। पर विनोद की पत्नी मालिनी से मिलने के बाद उसका एक नया रूप भी सामने आता है, जब पता चलता है कि विनोद ने मालिनी को उसके पति के चुंगल से छुड़ाया है जो उसे मारा पीटा करता था। उसके बाद विनोद मालिनी को अपने घर ले आता है और उसके साथ रहने लग जाता है। वो मालिनी को बहुत प्यार से रखता है और उसकी देखभाल भी बहुत अच्छी तरह से करता है। अब पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले अभी भी परेशान हैं कि आखिर इस कत्ल का खूनी है कौन। जब प्रमोद को पता चलता है कि वो भी पुलिस के शक के घेरे में आ चुका है तो वो सीधा जाके सविता से बात करने पहुंच जाता है और उसे बताता है कि मेरे भाई की मौत हुई है, आखिर मैं उसका खून क्यों करूँगा। बेशक मैं उससे नफरत करता था पर मैं उसका खून कभी नहीं कर सकता, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस इन्वेस्टिगेशन में मुझे भी हिस्सा लेने दें। इतना बोल के प्रमोद इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है और मीडिया वालों की तरफ से आई कैमरा फुटेजेस को चेक करने लगता है। कैमरा फुटेजेस चेक करने पर उसे पता चलता है कि गोली चलने के दौरान तो क्रिमिनल लॉकअप में बंद था, वो दरअसल लॉकअप में था ही नहीं। क्रिमिनल को बुलाया जाता है और प्रमोद उससे पूछताछ करता है। पूछताछ में वो बताता है कि दरअसल वो चुपके से लॉकर की चाबी लेके वहाँ से निकल गया था और स्टोर रूम में जाके छुप गया था, पर जैसे ही गोली चली तो वो घबरा गया और वापस आके अपने आप को लॉकर रूम में बंद कर लिया। अब क्योंकि विनोद को लगने वाली गोली विनेश की बंदूक से चली है, इस बार प्रमोद विनेश से फिर से पूछताछ करने लग जाता है और उससे पूछता है आखिर वो गोली तुम्हारी बंदूक से कैसे चली और तुम्हारी बंदूक वहां पहुंची कैसे। जिसके जवाब में विनेश बोलता है कि वो अपनी बंदूक को उसी टेबल पे रख के गया था जहां पे विनोद सर बैठे थे और वो थोड़ी देर के लिए बाथरूम यूज करने गया था। खूनी का पता ना चलते देख सीनियर ऑफिसर गीता सारे पुलिस वालों को अपने पास बुलाती है और उनसे पूछती है कि आखिर ये क्या हो रहा है, हमें खूनी का पता क्यों नहीं चल रहा। इतने में प्रमोद वहाँ आता है और उन सबको बताता है कि विनोद का खून नहीं हुआ
बल्कि उसने अपने आप को खुद गोली मारी है। ये सुन के सब हैरान हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता आखिर ये प्रमोद क्या बोल रहा है। और फिर प्रमोद तभी उन दो बच्चों को अंदर लेके आता है जो शुरुआत में क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दिए थे। दरअसल उन बच्चों ने विनोद को अपने आप को गोली मारते हुए देखा था और वो उस घटना के आई विटनेस थे। जब गीता पूछती है कि आखिर विनोद ऐसा क्यों करेगा, वो अपने आप को गोली क्यों मारेगा, तो उसके जवाब में प्रमोद बोलता है कि मैडम उसकी तो इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, इसके अलावा मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। ये बोल के प्रमोद वहाँ से बाहर आ जाता है। इतने में दो पुलिस वाले आते हैं और अपने फ़ोन में एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं जिसमें एक लड़की गाना गा रही होती है और वो प्रमोद को बताते हैं कि जब विनोद की मौत हुई तो उस समय टीवी पे यही शो चल रहा था जिसे वो देख रहा था। प्रमोद उस वीडियो को देखता है और उसमें गाना गाने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की बेटी ही होती है। अब प्रमोद का दिमाग थोड़ा चलने लगता है और वो अपनी बेटी की शक्ल विनेश को दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या ये वही लड़की थी जो तुम्हें लॉज में मिली थी उस दिन, जिसके जवाब में विनेश बोलता है हाँ ये वही लड़की है। ये सुनते ही प्रमोद का हौसला टूट जाता है और उदासी उसके चेहरे पे छा जाती है। उसे समझ आ चुका है कि विनोद ने अपने आप को गोली क्यों मारी। शुरुआत में विनोद और प्रमोद दोनों टीवी पे वो शो देख रहे होते हैं जिसमें प्रमोद की बेटी गाना गा रही होती है और उसकी माँ भी उस टीवी शो में दिखाई देती है। प्रमोद की पत्नी को वहाँ देखने के बाद जब कैमरा उसकी बेटी की तरफ जाता है तो विनोद हैरान हो जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये वही लड़की है जिसका उसने लॉज में रेप किया था। उसे ये सोच के ही अपने आप से घिन आने लगती है कि जिस मासूम लड़की का उसने इतनी दरिंदगी से रेप किया है वो कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की भतीजी है, उसके भाई की बेटी है। इस पाप के साथ जीने से अच्छा उसे लगता है कि वो मर ही जाए और अपने आप को गोली मार लेता है। इस तरह विनोद के मर्डर की मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है और प्रमोद अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। घर पहुंचने पर उसे उसकी पत्नी का फ़ोन आता है और वो उसे बोलती है कि उनकी बेटी आज शो जीत के घर वापस आने वाली है और मैं उसे उसके बाप के बारे में सब बताने वाली हूँ। तब प्रमोद उसे बोलता है नहीं नहीं, तुम उसे उसके बाप के बारे में मत बताना, ये सीक्रेट एक सीक्रेट ही रहना चाहिए और उसे कभी नहीं पता चलना चाहिए कि उसका बाप कौन था। उसकी पत्नी को समझ में नहीं आता कि आखिर प्रमोद ऐसा क्यों बोल रहा है, पर प्रमोद को पता है कि जब उसकी बेटी देखेगी कि उसका बाप और कोई नहीं बल्कि उसके रेपिस्ट जैसा दिखता है तो इस सदमे से वो कभी भी उबर नहीं पाएगी। इसीलिए अपनी बेटी को इस सदमे से बचाने के लिए वो उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है। और हमारी आज की फिल्म होती है यहीं पे ख़त्म। फिल्म अगर पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मिलते हैं अगली बार अगली ब्लॉकबस्टर मूवी के साथ।